बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे ऑस्किलेशंस का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक था वो मास स्प्रिंग सिस्टम तक कर लिया था। ठीक है, तो उसमें हम जो नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं वो है सिंपल पेंडुलम का। तो आज हम सिंपल पेंडुलम को देखेंगे कि इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या इसकी जो ऑस्किलेशंस हैं, ठीक है, बट उसकी इक्वेशंस, उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो ये एक्सेलेरेशन ये हम फाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए। 10th क्लास में आप लोगों ने किया तो होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने जस्ट उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स देखे थे या टाइम पीरियड के डायरेक्ट इक्वेशंस देखी थी, उसके वो टाइम पीरियड्स आते कैसे हैं आज हम सिर्फ वो देखेंगे और इसकी मोशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या कहता है कि अरेंजमेंट क्या करो कि भाई सिंपल पेंडुलम होता क्या है। कहता है सिंपल पेंडुलम असल में होता क्या है कि एक बॉब होता है, मैस होता है, उसको आपने इन एक्सटेंसिबल एक वायर के साथ जो है वो क्या कर दिया जाता है, लटका देते हो। ठीक है, उस मैस को सस्पेंड कर देते हो और फिर उसको फिक्स पॉइंट के जरिए क्या कहता है कि आप हिलाते हो। कहता है कंसिडर करो कि जिस पॉइंट के साथ आपने धागा बांधा हुआ है वो क्या चीज़ है, वो आपका बच्चे है बिल्कुल भी, ठीक है, वो आपका क्या है, एक हम ये कह सकते हैं कि भाई वो आपके फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट जहाँ पे आपका ये इसको बांधा गया है ये बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, इसकी कोई रगड़ नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। तो कहते हैं हमने बेसिकली इसी चीज़ से हमने फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जस्ट कहते हैं कंसिडर करो कि आपके पास ये बॉब है, ठीक है, आपके पास ये मैस जो है ये बॉब है। कहता है इसको आपने डिस्प्लेस किया, मतलब आपने इसको यहाँ से उठाया और आप इसको ले गए पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है तो पॉइंट ए से उठा के आप इसको ले गए कहाँ पे, पॉइंट बी के ऊपर, और यहाँ पर जाके आपने इसको छोड़ दिया। तो कहता है अब ये क्या करेगा, जब आप इसको पॉइंट बी पे जाके छोड़ोगे तो ये टू एंड फ्रो मिशन शुरू कर देगा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। और मीन पोजीशन क्या है, ये ओ पोजीशन, ये जिसको आपने एक है, ये लाइन जो है ये क्या इसकी मीन पोजीशन है। तो ये बॉल क्या करेगी, अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी। तो ये बेसिकली हमें पता है, पीछे आपने पढ़ा हुआ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है। तो सेम वही चीज़ इधर, इसको हम देखेंगे अभी। तो कहता है कि इधर हम इसको एनालाइज करें, इसको डिवाइड करें अगर हम इस पूरी फोर्स को, तो अगर आप गौर करो कि बेटा ये जो एल है ये क्या लेंथ है, इसके सेंटर से लेकर पॉइंट सी तक जो है ये बेसिकली इस बॉब की लेंथ है। और अगर बेटे इसका जो वेट मैस है तो बेटा वेट होगा इसका कुछ ना कुछ, और वेट इसका किधर को है, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे को है। तो आपको भी पता है कि अगर वेट नीचे को एक्ट करता है तो वेट की, और उस वेट हमने किसी चीज़ के साथ बांधा हुआ है तो बेटे टेंशन होगी उसमें, और वो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो बिल्कुल अबव होगी, ऊपर को होगी। तो बेटा सिमिलरली अब होता क्या है कि जब तो ये है बिल्कुल मेन पोजीशन पे, तब ये टेंशन और, ठीक है, और ये वेट जो है, दोनों फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी वजह से वो कहता है उसमें कोई फोर्स नहीं लगती, वो एक जगह पे ही, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाती है। लेकिन जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये पॉइंट बी पे पहुंच गया तो बेटा यहाँ पर भी वेट जो एम जी है वो तो एग्जैक्टली बिल्कुल डाउनवर्ड होगा, नीचे को होगा, लेकिन इसकी टेंशन जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग ही रहेगी। तो ये आप देखो टेंशन और वेट की अब जो डायरेक्शन है वो क्या हो चुकी है, चेंज। तो यही वो बात कर रहा है कि यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो टेंशन है अलोंग द स्ट्रिंग जो कि रस्सी के साथ बिल्कुल पॉइंट सी की तरफ को लग रही है, और दूसरा है इसका वेट है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाउनवर्ड नीचे को एक्ट कर रहा है। तो कहता है जब ये पॉइंट बी पे चला जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके इसी वेट को, वजन को, जो वेट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स है, वेट क्या है, वो भी तो फोर्स है ना। तो फोर्स क्या है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहते हैं हम, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यही काम वो इधर करता है, वेट के दो कंपोनेंट्स बना देता है, एक बेटा ये जो आपका एम जी कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा है आपका ये पॉइंट ए की तरफ को, ठीक है, और इसको क्या कह देता है, ये एम जी साइन थीटा। दो कंपोनेंट, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, मिसाल के तौर पर ये वेक्टर है, इसके दो ही कंपोनेंट्स हो गए, एक बेटा एम जी कॉस थीटा जिसको आप एक्स कंपोनेंट भी कह देते हो, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है एम जी साइन थीटा जिसको आप वाई कंपोनेंट कहते हो। तो सेम चीज़ कि अगर हम क्या करें, कंसिडर करें कि ये एम जी जो वेट है डाउनवर्ड है, ठीक है, क्या है ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ को है आपके पास। तो बेटा ये जो आप नीचे को है ये क्या है, अगर वेक्टर है तो बेटा आपके पास एम जी कॉस थीटा, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, ये दरम्यान में इसके पास थीटा। तो यही वो बात करता है कि एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, जो कि अलोंग द क्या है, टेंजेंट एट बी। तो पॉइंट बी के ऊपर अलोंग द टेंजेंट है। किस टेंजेंट की कर्व कहाँ से आ गई बेटा, अगर आप गौर करो, ये पेंडुलम का पाथ था, इसको आप क्या करो, इंक्रीज करो, तो ये कर्व ही बनती है ना। तो जो लाइन एक कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच के गुजरती है वो क्या कहलाता है, वो इसका टेंजेंट कहलाता है। तो ये जो है ये क्या इसका
टेंजेंट हो जाएगा और ये इसको एम जी साइन थीटा कह दिया। और एम जी कॉस थीटा इज अलॉन्ग द स्ट्रिंग टू बैलेंस द टेंशन। तो ये देखो, अगर गौर करो, ये टेंशन आपकी लग रही है ऊपर की तरफ को इस रस्सी के अंदर, और जो इसका एम जी कॉस थीटा का वो बिल्कुल इसके एग्जैक्टली ऊपर है। तो जो सिचुएशन आपकी इस जगह पर बन रही थी वही सिचुएशन अब आपकी इस जगह पर बन रही है। तो यही वो कहता है कि असल में वेट जो है एम जी कॉस थीटा वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देगा टेंशन को। जो एम जी कॉस थीटा है वो टेंशन को कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब है कि एम जी कॉस थीटा जो है वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ धकेल रहा है, वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? वो है बेटे फोर्स का वेक्टर, सॉरी वाई कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा है, जो बेसिकली इसको मीन पोजीशन की तरफ को रिस्टोर करवा रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कह दिया, रिस्टोरिंग फोर्स को F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कह दिया, इसको नेगेटिव एम जी। और नेगेटिव की साइन क्या कहता है कि ये बेटा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर हमारे पास एंगल बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, ये जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट एंगल ये वाला कह सकते हैं, और ये एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है आपके इस एंगल थीटा के। तो कहता है ये अगर बिल्कुल स्मॉल हो तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा है। और ये किस केस में होता है? जब आप अपनी वैल्यूज रेडियन में लेते हो। कब लेते हो? रेडियन में लेते हो, तब आपके पास कहता है कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली बहुत छोटे एंगल के लिए अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। इसके बाद बेटा कहता है कि हमने जब इसको इक्वल लिख दिया, साइन थीटा को थीटा के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी थीटा। तो यहाँ पर कहता है कि अब एक फोर्स की इक्वेशन तो हमारे पास आ गई इस पेंडुलम के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स के जरिए। दूसरा बच्चे, ये मैस है और ये मूव कर रहा है, तो इधर न्यूटन का लॉ भी तो एप्लीकेबल होगा, लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये दोनों फोर्सेस सेम मैस के ऊपर सेम वक्त में लग रही हैं, इसका मतलब है ये दोनों ही क्या है? फोर्सेस एक ही चीज़ है। तो इनको क्या करेंगे हम लोग बेटे? कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो एक तरफ एम ए आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव एम जी थीटा आ गया। तो बेटे एम एम से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव जी थीटा, ठीक है। अब कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन, अब हम इधर थीटा की वैल्यू बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मतलब आप ये देखो, ए से लेकर बी तक क्या, ये एक आर्क है जिसको आपने एस क्या कह दिया हुआ, क्या कह दिया हुआ है? एस है। और ये एक एक्स है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ठीक है। अब कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्क लेंथ एक्स और इसको लेंथ को आर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो आपके पास है, कहते हैं इनका जो आपस में फार्मूला है, ठीक है। अब मुझे बताएं बेटा, ये एक क्या लग रहा है आपको? ऐसे ही लग रहा है ना कि किसी बड़े कर्व का ये पेंडुलम एक हिस्सा लग रहा है। तो बेटा कोई भी चीज़ जो सर्कल में मूव कर रही हो, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैस है, ये मूव करके पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, तो ये दरमियान में क्या है? इसका थीटा है। और ये आपने एस अगर कह दिया और ये इसका रेडियस है, तो आप इस इक्वेशन को क्या देते हो रेडियन में? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। अगर याद हो 5 चैप्टर के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर किया था, सेम वही चीज़, सिर्फ क्या है कि आपके पास आपका जो डिस्टेंस है एक्स, और ये भी मैं बताता हूँ कि ये आमतौर पे आपने इधर एस लिखना था, और एक्स क्यों लिख रहा है? एक्स तो स्ट्रेट लाइन है, जबकि एस जो है वो एक कर्व है, तो उसकी रीज़न भी अभी आपको मैं बताता हूँ। पीछे वैसे आप कर के आए हो, जैसे आप देखो कि ये आपका क्या है? डिस्टेंस एस कह दो इक्वल है, और जो रेडियस बन रहा है इस पूरे सर्कल के अंदर वो क्या बन रहा है भला? वो ये लेंथ ही नहीं बन रही इसकी पेंडुलम की, ये जो सेंटर से लेकर पेंडुलम तक का फासला, ये क्या है? आपका रेडियस बन रहा है। और थीटा का तो आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क लेंथ के लिए कहता है कि भाई जो ए बी है, आर्क ए बी इज इक्वल टू ओ बी होगी, ओ से लेकर बी तक इसके इक्वल आएगी, लेकिन शर्त क्या है कि फॉर व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, के जब आपका थीटा जो है बहुत छोटा होगा, तब आपके पास जो आर्क ए बी है जिसको एस असल में रिप्रेजेंट किया गया है, वो सॉरी ए बी जो है वो एक्स था, ठीक है। आर्क जो है वो ए बी क्या है? वो एक्स था। तो ओ बी असल में क्या चीज़ थी? ये एस था। तो बेसिकली कहते हैं एक्स और एस जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है और आर्क की लेंथ है, ये बिल्कुल इक्वल आती है। कब? जब आपका थीटा क्या हो? बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो आपके पास बेटे लेंथ अगर स्ट्रिंग की है तो आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू? इसको थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल हो जाएगी। तो कहता है इसी वैल्यू को क्या करो? वापस सब्स्टिट्यूट कर दो आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? नेगेटिव जी ओवर एल, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब इधर हमें ये पता है बेटे कि एक्स जो है ये भी चेंज होता है और एक्सेलरेशन भी क्या वेरिएबल है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट है। तो गौर करो, तो अगर ये कांस्टेंट है और अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी हो, फॉर एग्जांपल इस तरह एक प्रोपोर्शनलिटी है और इसको हमने ख़त्म करना, तो हम क्या करते हैं? हम इसको ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो बेटा अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हैं
तो मैं इसका रिवर्स प्रोसेस भी तो कर सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ एक्स के। तो गौर करो, यही आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन नहीं थी। तो सेम चीज़ यही वो समझाना चाह रहा है आपके पास। तो कहता है कंसिडर कर लो। अब हमें ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो किसके इक्वल थी, वो a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो कहते हैं अब हमने इन दोनों को क्या करना, फिर से कंपेयर कर लेना आपस में, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन उसी चीज़ की है और वो भी एक्सेलरेशन सेम है। तो हमारे पास ओमेगा जो है किसके इक्वल आ जाएगा, वो अंडर रूट जी ओवर एल के। वैसे तो है कि ओमेगा जो स्क्वायर है वो आएगा बेटे जी ओवर एल के। तो जब हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो वो ओमेगा जो है या एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास आ गई। तो अगर हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई तो बेटे इजीली हम जो है टाइम पीरियड भी इसका फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हाँ क्या टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट एल। तो आपको पता है वैल्यू का कि ओमेगा अपनी अभी फाइंड किया कि क्या किसके इक्वल ओमेगा अंडर रूट जी ओवर एल के। तो हम ओमेगा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये है क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये मैट्रिक में आप करके आए हो। उधर सिर्फ आप लोगों ने ये देखा था कि ये टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, इधर आपने ये फाइंड किया कि बेसिकली ये आंसर आता कैसे है। तो अब गौर करो, ये तो टाइम पीरियड है किसका, सिंपल पेंडुलम का। तो जो टाइम पीरियड था किसका, मास स्प्रिंग सिस्टम का, वो क्या था 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के था, यही था। तो बेटा ये देखो बिल्कुल मिलते जुलते, ये दोनों आप मैट्रिक में करके आए हो। तो कहता है दिस एक्सप्रेशन शोज द कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और कहता है ये हमें ये भी बताता है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लेंथ पे उसकी डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब जो आपका बॉब है वो मूव कर रहा है, कहता है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है उसका टाइम पीरियड उसके मास से, सिर्फ लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो आपकी एनर्जी है ये कंजर्व रहती है कि नहीं रहती। पहली तो ये चीज़, तो अगर हमें पता है कि भाई एनर्जी हमारी जो है वो क्या कहती है, कंजर्व रहती है, तो फिर कहता है कि हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि हमारी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो कहता है स्टेटमेंट क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसकी कहता है कि टोटल जो है वो क्या कहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कहता है जस्ट कंसीडर कर लो, ठीक है, क्या करो कि जस्ट आप कंसीडर कर लो कि आपके पास एक मास है, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया और आप उसको क्या करते हो, पुल करके, ठीक है, क्या करते हो आप उसको पुल करके छोड़ देते हो और वो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और ये अपने मेन पोजीशन की तरफ किधर को जाए, किसकी वजह से जाएगा, अपने रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जाएगा। किसकी वजह से, ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बेसिकली जाएगा हमारा क्या कहते हैं इसका, अपने मेन पोजीशन की तरफ। तो कहता है कि भाई अगर सबसे पहले तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखनी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कहता है कि भाई हुक्स लॉ के पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम हुक्स लॉ की मदद से, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। और जितनी एनर्जी और वर्क है आपस में सेम ही चीज़ है, एक ही जैसी है। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन फाइंड कर लें इसके लिए तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो हमें सीधा सीधा पता है एक्स है, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स हम बेसिकली फाइंड करेंगे। तो वो ये फोर्स के लिए क्या है, हुक्स लॉ को यूज़ करता है। तो हुक्स लॉ के मुताबिक एफ फोर्स जो है किसके इक्वल थी, के एक्स के। ठीक है, के क्या है, द स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपकी। तो कहता है हमें ये पता है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो, मतलब कि हम मेन पोजीशन पर हों, तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब मेन पोजीशन पे कहता है किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो इसी वक्त तरीके से जब आपका डिस्प्लेसमेंट बेटे क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, एक्स नॉट के इक्वल हो जाए, तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट, मतलब फोर्स आपकी मैक्सिमम होगी। तो कहता है कि हमें बेसिकली दो फोर्सेज आ गई, तो हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने फार्मूले में एक फोर्स यूज़ करनी है, दो यूज़ नहीं करनी, तो हम इसका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज फोर्स क्या, इनिशियल को फोर्स 1 को फोर्स 2 को क्या करो, ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, इसका आंसर बन रहा है फोर्स का 1/2 के एक्स नॉट। ठीक है, अब कहता है कि भाई जो वर्क डन है, अगर हमने एक मास को इतने डिस्टेंस तक मूव कराना है तो हमारे पास फोर्स भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो W इक्वल टू एफ डी, फोर्स अभी हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और डिस्प्लेसमेंट के जो मैक्सिमम डिस्टेंस एक आपका बॉब या स्प्रिंग जो मास है वो मूव कर रहा है, वो कितना है, वो एक्स नॉट है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो बेटा हमारे पास जो वर्क आ गया वो क्या आ गया, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यही जो वर्क है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर या स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं किसी भी सिंपल पेंडुलम की। इसके बाद बच्चे क्या कहता है कि ये क्वेश्चन हमें ये भी बताती है ये एक्स नॉट क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कहाँ पर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो पोटेंशियल एनर्जी असल में हमारी क्या है, सिंपल पेंडुलम है अगर आपका ये, ठीक है, तो वो यही कहता है कि जो इसकी एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी एनर्जी ये मैक्सिमम हो जाएगी इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। अब कहता है कि लेकिन हमें मैक्सिमम नहीं है, हमें इंस्टेंटेनियस की ज़रूरत पड़ती है कि हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो टोटल एनर्जी के लिए तो मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू की या मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जितनी एनर्जी इसकी चेंज हो रही है हमने वो फाइंड करनी है। तो वो हमने पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी जगह फिर क्या करेंगे, हम लोग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी वो रख देंगे, जो कि एक्स था, और एक्स नॉट क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, एम्पलीट्यूड था, इसको हमने नोट कर दिया। अब कहता है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी चलो ठीक है फाइंड कर ली, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना, अब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर आपको याद हो लास्ट अपने मास स्प्रिंग सिस्टम से पहले अपने सिंपल जो सर्कुलर मोशन के अंदर था कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया था, फाइंड किया था, बताया था हम लोगों ने किसको, काइनेटिक एनर्जी को। वो कहते हैं v = x नॉट अंडर रूट के ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट। तो कहता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी एट दैट इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के वक्त हम क्या कह सकते हैं, मतलब एक तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो 1/2 mv² है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये क्या करना है, वेलोसिटी हमने पीछे से फाइंड की हुई है, ठीक है, कि वो ये फार्मूला होता है। तो ये इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के ये सिंपल हार्मोनिक इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी का स्केयर है तो ये सारे स्केयर खत्म हो गए, एक्स का स्केयर आ गया k/m सारा। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें अंदर तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का, वो m मैथ से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो स्केयर है ये आपका पूरी एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और एक्स नॉट क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, और एक्स क्या है आपके पास, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपके पास बेसिकली किसका रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने टोटल एनर्जी क्या फाइंड करनी है मास स्प्रिंग सिस्टम की, कहाँ पे, मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह कहता है कि भाई हमें ये पता है मेन पोजीशन पे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का पीछे फार्मूला क्या था, 1/2 kx², और इधर हम इंस्टेंटेनियस की वैल्यूज यूज़ करेंगे। तो x को 0 रखें तो हमारे पास बेटे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरीके से मेन पोजीशन पे हम काइनेटिक एनर्जी अब फाइंड करेंगे। तो आपकी क्या बेटे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो अगर हम इस वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। तो अगर पीछे याद करो कि हम लोगों ने क्या कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है, और उसका आंसर भी क्या था, 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। तो इधर भी इसका क्या, kx नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन हमें तो टोटल एनर्जी चाहिए मेन पोजीशन के ऊपर, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वही हम करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल एनर्जी जो है हमारी कहाँ पे, मेन पोजीशन के ऊपर भी वही आएगी 1/2 kx नॉट का स्क्वायर, मतलब एनर्जी चाहिए में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे हम एनर्जी फाइंड करेंगे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है कि भाई जो आपका एम्पलीट्यूड है वो किसके, एक्स जो इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट के इक्वल होती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, कहते हैं कि इक्वल होती है अगर, तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx नॉट kx का स्क्वायर, तो इस x की जगह x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो यही हम पीछे क्या है कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है। तो वो तो बेटा क्या था, हम लोगों ने एक्स नॉट पुट करना है, तो एक्स की जगह भी आप क्या करो, एक्स नॉट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एज ए होल क्या आ जाएगी, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, वो दोबारा से वही आंसर। तो ये हमें समझ आ गया कि मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी
मैक्सिमम हो जाएगी, और ये वही आंसर सेम। तो हमें ये तो पता चल गया कि इन दो सिचुएशन के ऊपर एनर्जी कंजर्व है वो सेम है। अब बारी आ जाती है बेटा इंस्टेंटेनियस की, भाई किसी भी वक्त जो है वो क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/2 k x0 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 k × x0 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आप क्या कहता है कि भाई टोटल एनर्जी है तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, तो इन जब हमने इन दोनों को क्या किया जमा किया तो ये वाली आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा हमारे पास 1/2 k x स्क्वायर 1/2 k x0 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब गौर करो ये जो इनिशियल टर्म है फाइनल टर्म है ये दोनों कैंसिल होगी, तो अब भी टोटल एनर्जी जो हमारे पास है वो क्या आ रही है एट एनी इंस्टेंट के किसी भी वक्त आपकी एनर्जी जो है वो इतनी रहेगी। मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कर दो तब भी इतनी रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाओ तब भी सेम एनर्जी है, मेन पोजीशन पे आ जाओ तब भी बेटा वही एनर्जी है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हम जो शुरू में स्टेटमेंट लिखी थी कि पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो टोटल एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो कहती है वो कंजर्व रहती है, वो सेम रहती है। तो ये तो बेटा था आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसी एनर्जी के मुताबिक जो स्टेटमेंट है वो जो मैंने अभी बात कर रहा था कि जब बेटा आपकी मेन पोजीशन पे है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मेन पोजीशन के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है वो 0 है, बट टोटल एनर्जी जो आपकी वो क्या रहती है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। ओके बच्चे ये तो था आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।